तो मैं तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास जब हम जॉब ओपनिंग्स निकालते हैं, सीवीज आते हैं, तो उसके अंदर शायद 20% सीवीज ही फार्मेसी। Hey guys, what's up? अमर सिंह this side and you watching the Pharma World, जहाँ मिलती है आपको फार्मेसी से रिलेटेड अपडेटेड न्यूज़, कॉलेज रिव्यूज़ और बहुत कुछ। So guys, काफ़ी दिनों से पॉडकास्ट नहीं आई थी क्योंकि मैं आप सबके लिए कुछ बड़ा इंतजाम कर रहा था। इस पॉडकास्ट के अंदर हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल रिसर्च के बारे में। क्लिनिकल रिसर्च आपने बहुत सारी वीडियोस देखी है मेरी, जिसके अंदर मैंने बताया है वाई आई क्वाइट फार्मेसी के अंदर कोई करियर नहीं है, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया हुआ है कि हाँ हम भी यही फेस कर रहे हैं। एक घिसा पिटा होता है, जॉब करो कंपनी में, मास्टर्स करो और उसके बाद वही प्लेसमेंट लो, 6 से 7 लाख 8 लाख रुपए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना ही जाता है। बट मैं आप सबको एक चीज़ के बारे में अवेयर करना चाहता हूँ कि आप फार्मेसी के बाद अपना करियर क्लिनिकल रिसर्च में भी बना सकते हैं। सो आज की पॉडकास्ट में हम पूरी बात करेंगे कि हाँ आप इस फील्ड के अंदर कैसे एंटर कर सकते हैं, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी, आपको किस किस सर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, और इन सबको बताने के लिए हमारे पास है एक स्पेशल गेस्ट मिस्टर संजय गुप्ता, जो एलुमनाई हैं डिप्सार के, और वो आपको सब डिस्क्राइब करेंगे कि हाँ एक्चुअल में फार्मेसी के स्टूडेंट के पास भी करियर अपॉर्चुनिटी होती है, वो भी क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जा सकते हैं। तो बिना टाइम का वेस्ट किए चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की ये वीडियो। मैंने अभी हाल ही में अपना B.Pharm कंप्लीट किया है और मास्टर्स में एडमिशन ले लिया है। मास्टर्स के बाद यार वही मेरी घिसी पिटी ज़िंदगी होने वाली है, एक कंपनी में जाना, प्लेसमेंट और 9 to 5 जॉब करना। तो ये हर कोई कर रहा है, तो क्यों ना कुछ नया किया जाए। क्लिनिकल रिसर्च जो कि एक अहम रोल प्ले करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर, एक ड्रग को मार्केट में लाने के अंदर। जैसा कि आप सभी ने जियो सिनेमा पे एक वेब सीरीज देखी होगी पिल, जिसके अंदर में दिखाया हुआ है कि कैसे मार्केट के अंदर जब एक ड्रग आ जाती है उसके डॉक्यूमेंटेशन को और उसके पीछे जो वॉलंटियर्स होते हैं, जो उस फेज में जो उसके क्लिनिकल ट्रायल में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन को कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो जो मेल क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जॉब अपॉर्चुनिटी है, जॉब काम करने का तरीका होता है, वो यही डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर होता है। सो जॉब बिल्कुल हैक्टिक नहीं है, ये नहीं कि आपको फील्ड में जाना है, दौड़ना है, डेस्क जॉब है, मस्त है। लेकिन इन सबको बताने के लिए हमसे भी ज़्यादा एक्सपीरियंस गेस्ट हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर संजय गुप्ता, जो कि एलुमनाई है हमारे कॉलेज के। सो हेलो सर, हाउ आर यू? या हेलो अमर, एंड थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम एंड मेकिंग अ काइंड ऑफ पॉडकास्ट ऑन सच ए इम्पोर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पॉडकास्ट की, क्योंकि मैंने ना पहले कई बार बच्चों को बोल रखा है कि आपने B.Pharm कर लिया है, अब मास्टर्स करो, मास्टर्स नहीं कर रहे तो कंपनी में जाकर के जॉब ले लो। तो मैंने वीडियो बना रखी है वाई आई क्वाइट फार्मेसी, और बच्चे इसको देख करके डर गए हैं। तो आप थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एक फार्मेसी के स्टूडेंट्स के लिए। और ये जो मैं क्लिनिकल रिसर्च की बार बार बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इसमें अपना करियर बनाना है, मैं B.Pharm कंप्लीट कर चुका हूँ, तो मुझे किन सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी और क्या है क्लिनिकल रिसर्च? राइट, सो जैसे मैंने आपको बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने सोचा पॉडकास्ट बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंट मैं जो बोल रहा हूँ वो 2 रीज़न से ये इम्पॉर्टेंट है। पहला रीज़न तो इम्पोर्टेंस का ये है कि ये बहुत अपकमिंग फील्ड है, और फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इट्स अ वेरी वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। हाउएवर हैविंग सेड दैट, इसका सैड पार्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द फार्मेसी स्टूडेंट्स, चाहे वो ग्रेजुएट, अंडर ग्रेड या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे जो भी हैं, बहुत ज़्यादा उनको इस फील्ड के बारे में अवेयरनेस, दे आर अवेयर कि एक फील्ड है, इसमें कैरियर है, बट वो अपने आप को उस कैरियर के लिए प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपने आप को उस ढंग से पोजीशन नहीं करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, जब वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, वो इस फील्ड के बारे में अवेयर नहीं है, तो बहुत सारे बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट, 90% आई वुड से 90-95% स्टूडेंट्स इस फील्ड को अपना कैरियर चुन ही नहीं पाते हैं। तो ये अपने इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भी स्टूडेंट्स को वाइल दे आर स्टडिंग उनको कुछ टिप्स मिल सके कि भी वो ऐसा क्या करें, सो दैट जो कनेक्टिंग द डॉट्स हम बोलते हैं कि भाई किसी भी एक रास्ते को ट्रैवल करने के लिए, चाहे आपको लेना तो एक ही स्टेप है, बट वो स्टेप राइट डायरेक्शन में आप लेते चले जाएं, सो दैट आप मंजिल तक पहुंच जाएं। तो आई थिंक जो भी आपने ये पॉडकास्ट रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट उस एंगल से है स्टूडेंट्स के लिए। और आई थिंक प्रोबेबली आज जो भी हम बातचीत करेंगे तो मैं दोनों ही पार्ट पे, फील्ड के बारे में भी प्लस एक फार्मेसी के बच्चे इसके लिए कैसे तैयारी करें, दोनों बारे में आई वुड बी हैप्पी टू शेयर माई एक्सपर्ट। जब फील्ड की बात हो ही गई है
है तो मेरे अंदर एक डाउट आया कि क्वालिफिकेशन क्या है, लाइक ग्रेजुएट होना कंपलसरी है या फिर फार्मेसी बी फार्म करना कंपलसरी है या 12th का स्टूडेंट इसको कर सकता है या साइंस लेना कंपलसरी है, लाइक क्वालिफिकेशन में थोड़ा फोकस करें तो जैसे क्लिनिकल रिसर्च अगर मैं ब्रॉडली नटशेल में मैं बात करूं कि जो ये फील्ड है, ये फील्ड न्यू ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट की फील्ड है। तो जो भी नई दवाइयाँ, नई थेरेपी, नई डिवाइसेस मार्केट में आनी होती है, उसको डेवलप करने की जो प्रोसेस है उसको क्लिनिकल रिसर्च बोला जाता है। तो क्या होता है कि पहले एनिमल स्टडीज़ होती हैं, लेबोरेटरी स्टडीज़ होती हैं, उसके बेसिस पे हमें पोटेंशियल पता लगता है किसी कंपाउंड का कि ये कंपाउंड कल को एक दवाई की फॉर्म में ह्यूमन बीइंग को दी जा सकती है। अब उस दवाई बनाने के लिए, क्योंकि अभी तक वो एक कंपाउंड है, अभी तक एक मॉलिक्यूल है, उसको एक दवाई बनाने के लिए एक जर्नी होती है पूरी, इट्स अ लॉन्ग जर्नी, और इसमें डिफरेंट फेजेस होते हैं। तो इसके अंदर 4 फेजेस में ये पूरा का पूरा क्लिनिकल ट्रायल का जो प्रोग्राम होता है डिवाइडेड होता है। और ऐसा नहीं है कि वो चारों फेजेस सीक्वेंशियल है, तो आपको एक फेज़ कंप्लीट करना है, पास करना है, तभी आप अगले फेज़ की तरफ मूव करते हो, फिर वो पास करते हो तब आप अगले फेज़ की तरफ मूव करते हो। तो ये स्टार्ट होता है फेज़ 1 से। जो फर्स्ट फेज़ होता है उसके अंदर सबसे पहले हमें एक सेफ़ डोज रेंज फाइंड करनी होती है कि ताकि जो भी ह्यूमन बीइंग के लिए क्या डोज ऐसी हो जो उसके लिए सेफ़ हो। तो ये हेल्दी ह्यूमन वॉलंटियर्स के अंदर फेज़ 1 स्टडी को किया जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि किस डोज रेंज तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। एक बार जब उस डोज रेंज सेफ एस्टेब्लिश हो जाती है और ड्रग की सेफ्टी प्रूव हो जाती है हेल्दी वॉलंटियर्स में, तो जो इसके नेक्स्ट 2 फेजेस होते हैं विच आर फेज़ 2 एंड फेज़ 3, ये पेशेंट्स के अंदर किया जाता है फॉर अ रेलिवेंट इंडिकेशन कि डायबिटीज़ का अगर आप दवाई बना रहे हैं तो डायबिटीज़ के पेशेंट लेंगे, कैंसर की दवाई बना रहे हैं तो कैंसर के पेशेंट्स के अंदर वो दवाई दे के उसका सेफ्टी एज वेल एज उसका एफिकेसी स्टडी किया जाता है। और एफिकेसी के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं, तो हर एक का एक क्लिनिकल मॉडल होता है। कैंसर आपको देखना है तो ट्यूमर का साइज़ मेजर किया जाता है ऑन CT स्कैन, पेट स्कैन, डिफरेंट इमेजिंग टेक्निक पे कि दवाई देने से पहले क्या साइज़ था, बाद में क्या हुआ, घटा बढ़ा, दवाई इफेक्टिव है नहीं है। सिमिलरली डायबिटीज़ के लिए आपने उसका शुगर लेवल पहले क्या था, बाद में क्या है। तो हर एक के क्लिनिकल मॉडल्स एक डिज़ाइन किए जाते हैं जो कि, तो जब ये इतनी टेक्निकल फील्ड अगर है तो जाहिर सी बात है कि 12th लेवल के स्टैंडर्ड का बच्चा इसलिए प्रिपेयर नहीं होता। आई वुड से इनफैक्ट बी फार्म वाले भी जो बच्चे हैं वो इस फील्ड के लिए प्रिपेयर हैं, बट स्टिल उनको मैच्योर होने के लिए एटलीस्ट मिनिमम दे शुड डू M.Pharm। और इंडस्ट्री का ट्रेंड भी ऐसे है कि मोस्टली इसके अंदर फार्मा और लाइफ साइंस डिसिप्लिन के अंदर मास्टर्स डिग्री इसके अंदर प्रेफर की जाती है। तो जो बी फार्म के बाद क्विट करने का सोच रहे हैं एंटरिंग इनटू अदर फील्ड, मैं उनको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि अगर वो क्लिनिकल रिसर्च में आना चाहते हो तो अपना मास्टर्स डिग्री ज़रूर पूरा करें, किसी भी स्ट्रीम में करें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको फार्माकोलॉजी में करना है या सूटिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, बिकॉज मास्टर्स डिग्री इन फार्मेसी इज़ ओनली अबाउट ट्रेनिंग यू ऑन रिसर्च मैथडोलॉजी। तो आप किसी भी फील्ड में कर रहे हैं, आपका माइंड एक रिसर्च मैथडोलॉजी के लिए ट्रेन किया जा रहा है जो कि आपको क्लिनिकल रिसर्च करने में काम आएगा। तो इसलिए प्रेफरेंस मास्टर्स डिग्री है। हैविंग सेड दैट, बैचलर्स के बाद भी आप इसके अंदर कैरियर एक्सप्लोर कर सकते हो, बट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आपको मास्टर डिग्री से मिलेगी। तो सर इसके अंदर में हमारा मेन फोकस ऑफ वेब न्यूज़ क्या होगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? स्पॉन्सर हमें बता देगा कि हाँ न्यू केमिकल एंटिटी ये है, इसको आपको ड्रग फॉर्म में लाना है, तो उसमें हमारा क्या रोल प्ले होगा? लाइक हम स्टूडेंट क्या करेंगे जाकर के? जैसे कि मुझे पता है कि फील्ड में जाकर के एक दवाई बन गई है, उसमें जाकर के हमें बेचना है गली गली, लाइक होता है ना एक फील्ड वाली जॉब, मार्केटिंग एसोसिएट। तो इसके अंदर क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटी होती है, क्या क्वालिफिकेशन में बात हो उसमें, पहले हमारा रोल क्या होगा इसका? तो बेसिकली इट्स अ टीम एफर्ट सबसे पहली बात तो, क्योंकि वी आर डीलिंग विद ह्यूमन लाइफ्स, वी आर डीलिंग विद न्यू साइंटिफिक डिस्कवरीज जो कि अपने आप में एक लैंडमार्क है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक बिल्डिंग द नेक्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कि आप बोलते हो कि 7 वंडर्स हैं या 8 वंडर्स हैं। तो कोई भी एक नई दवाई अपने आप में एक वंडर होती है किसी भी नई बीमारी को या एग्जिस्टिंग बीमारी को बेटर ढंग से ट्रीट करने के लिए। तो जो इट्स अ टीम एफर्ट, तो आप ऐसा नहीं है कि आप अकेले कुछ कर रहे हैं, तो इसमें हज़ारों लोग लगते हैं जो कि मेडिको, फार्मा, बेसिक साइंस, फार्माकोलॉजी, ये बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो हज़ारों लोग एक डिफरेंट लेवल इस पे काम करते हैं कलेक्टिवली, तब जाके वो मॉलिक्यूल आपका फर्दर बाहर आ सकता है। पर फॉर अ फार्मेसी जो बच्चे नए इसमें कैरियर एंट्रेंस देख रहे हैं, तो इसमें 2 लेवल की पोजीशंस होती है। एंट्री लेवल पोजीशंस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर एक एंट्री लेवल पोजीशन आपको मिलती है क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर की पोजीशन, जिसको छोटी फॉर्म में CRC भी बोला जाता है। तो इन लोगों का काम क्या होता है कि बेसिकली ये लोग डॉक्टर्स जो
पेशेंट्स के अंदर दवाइयों को टेस्टिंग कर रहे हैं उनको असिस्ट करते हैं पूरी स्टडी प्रोसेस करने के लिए। तो मोस्टली इनकी प्लेसमेंट हॉस्पिटल साइट्स पे रहती है एंड ये डॉक्टर टीम का एक पार्ट होते हैं टू कैरी ऑन द क्लिनिकल रिसर्च एंड टू जनरेट डेटा। दूसरी पोजीशन जो होती है, जो ऑफिस बेस्ड पोजीशन होती है, उसको ट्रेनी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट पोजीशन बोली जाती है, जो कि जनरली फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है टू गेट, बट काफ़ी सारे लोगों को फ्रेशर पे भी वो पोजीशन मिल जाती है। पर अगर आपके पास सीआरसी एक्सपीरियंस हो तो ये पोजीशन आपको बहुत इजीली आपको मिल जाती है। तो फर्स्ट पोजीशन इज सीआरसी, सेकेंडली इज पैरेलली सीआरसी प्लस, जिसको मैं बोल रहा हूँ इसको ट्रेनी क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट, सीआरए पोजीशन भी इसको बोला जाता है। ये एक ऑफिस बेस्ड जॉब होती है और इसके अंदर उस जो जॉब प्रोफाइल का पार्ट होता है, जो भी स्टडी चल रही है उस पूरी स्टडी को की प्रोग्रेस को ओवरसी करना और इंश्योर करना कि पेशेंट्स के राइट भी प्रोटेक्टेड रहें, एथिक्स भी फॉलो हों और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी पूरे हों। प्लस जो रिक्वायर्ड डेटा है, जैसे जो आप वेब सीरीज़ की बात कर रहे थे, तो रिक्वायर्ड डेटा भी कंप्लीट हो सो दैट कल को जब वो दवाई मार्केट में आ जाए तो उसके विड्रॉल के चांसेस ना बने। ओके, सो अगर हम लाइक एक फ्रेशर स्टूडेंट है, अगर दो स्टूडेंट के कंपेरिजन करूँ, एक ने मास्टर्स कर रखी है क्लिनिकल रिसर्च में, लाइक जामिया वगैरह में भी होता है, और एक स्टूडेंट्स ने एम फार्म कर रखी है, तो मेरे अकॉर्डिंग एम फार्म वाले स्टूडेंट को क्या मुश्किल होगा इसको अडॉप्ट करना, कि हाँ वो क्लिनिकल रिसर्च में जाने के लिए उसको अडॉप्ट करने के लिए टाइम लगेगा इन कंपैरिजन ऑफ जिसने ऑलरेडी क्लिनिकल रिसर्च के अंदर मास्टर्स कर रखी है। जिसने क्लिनिकल रिसर्च के अंदर मास्टर्स की हुई है, अगर उसको राइट ट्रेनिंग उसके करिकुलम में है, मैंने ऐसा कोई करिकुलम मैंने देखा नहीं है तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कमेंट ऑन टू इट। अगर उसके करिकुलम में राइट ट्रेनिंग मिली हुई है उसको, तो डेफिनेटली उसको एक एडवांटेज रहेगी। अदरवाइज़ मास्टर्स डिग्री जैसे मैंने आपको बोला, चाहे उसने एम फार्मा क्लिनिकल रिसर्च में किया हुआ है या किसी भी स्ट्रीम में किया हुआ है, मास्टर्स डिग्री इटसेल्फ इज़ अ सफिशिएंट, इट्स लाइक अ पासपोर्ट टू एंटर इनटू दिस फील्ड। हैविंग सेड दैट, आपकी बेसिक एम फार्म क्वालिफिकेशन के अलावा आपको क्लिनिकल रिसर्च स्किल भी डेवलप करनी पड़ेगी। तो आपको इन एडिशन टू योर बेसिक नॉलेज, जो भी आपने चाहे क्लिनिकल रिसर्च में किया, फार्माकोलॉजी किया, सूटिक्स किया, केमिस्ट्री किया, फार्माकोग्नोसी किया, किसी भी फील्ड के अंदर आपने जो भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम किया, ओवर एंड अबव दैट आपको बेसिक क्लिनिकल रिसर्च सर्टिफिकेशन, जो कि इंडस्ट्री रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम या सेमिनार्स वर्कशॉप अटेंड करना चाहिए। इन एडिशन टू दैट आप इंटर्नशिप प्रोग्राम भी, जब आपकी समर ब्रेक्स होते हैं या जो आपके विंटर ब्रेक्स हैं, उसके अंदर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी इसके अंदर आप ढूंढ सकते हैं। सो यू कैन लुक फॉर सम इंटर्नशिप। सेकेंडली, जब ये सेमिनार्स वर्कशॉप आप अटेंड करते हैं तो वहाँ से आपकी एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ बनती है, इंडस्ट्री के लोगों के आप संपर्क में आते हैं, तो टुमारो यू कैन रीच आउट टू देम। तो अल्टीमेटली आपको एक रास्ता क्रिएट करना होता है। यू हैव टू क्रिएट अ स्टोरी। सपोज इफ़ यू सेंड अ CV टुडे फॉर अ क्लिनिकल रिसर्च जॉब और इंटरव्यूअर आपसे सीधा पहला क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई मैं आपको क्यों कंसिडर करूँ, तो आपके पास कुछ एक स्टोरी उसको कनेक्ट करने के लिए होनी चाहिए कि आप मुझे इसलिए कंसिडर कीजिए क्योंकि मैं इस फील्ड के लिए सीरियस हूँ, मैंने इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड ट्रेनिंग लिया है, मैंने इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड सर्टिफिकेशंस लिए हैं, मैंने इस फील्ड के लिए रिक्वायर्ड वर्कशॉप सेमिनार्स अटेंड की है, एंड मेरे को शुरू से मैं फोकस्ड हूँ, आई वांट टू मेक अ कैरियर इन दिस फील्ड। ये बोलते ही आपका रास्ता काफ़ी हद तक अकॉर्डिंग टू मी, अगर दो स्टूडेंट है जिसने एक इंटर्नशिप कर रखी है, प्रॉपर वर्कशॉप अटेंड कर रखा है, उसके पास डिप्लोमा या फिर जो भी सर्टिफिकेशन है, और इन कंपैरिजन से मास्टर्स कर रखी है, तो दोनों लाइक क्वालिफिकेशन या फिर एजुकेशन वाइज बराबर इक्वल होंगे? एजुकेशन वाइज इक्वल होंगे, बट जिसने ये सब एडिशनल काम कर रखा है क्लिनिकल रिसर्च में, उसको डेफिनेटली प्रेफरेंस मिलेगी। तो इट्स लाइक स्क्रीनिंग ऑफ CVs। तो जब तक वो बच्चा तो इंटरव्यू की टेबल चेयर पे बहुत बाद में पहुंचेगा, उससे पहले तो उसका CV जाएगा। तो अगर CV मान के चलो एक जॉब के लिए 200 CV आए हुए हैं, तो फर्स्ट काम HR 200 लोगों को तो बुलाएगा नहीं इंटरव्यू के लिए, तो उसका काम है स्क्रीनिंग करना कि इनमें से 10 लोगों को स्क्रीन कर लो। तो अब मान के चलो 200 में से 190 CVs जिसमें क्लिनिकल रिसर्च कहीं है ही नहीं CV में, वो तो वैसे ही बाहर निकल जाएगा। जिसमें 10 में वो CV में क्लिनिकल रिसर्च मेंशन्ड है, सर्टिफिकेशन की फॉर्म में, वर्कशॉप की फॉर्म में, सेमिनार की फॉर्म में, इंटर्नशिप की फॉर्म में, उनको डेफिनेटली एक चांस मिलेगा सो दैट दे कैन गो। एंड अल्टीमेटली उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं टू गेट अ जॉब। मोस्ट ऑफ लाइक इस वीडियो में कमेंट भी आ सकते हैं, जहाँ तो मुझे चांसेस है वो बोलेंगे कि हम कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हैं तो क्लिनिकल रिसर्च में क्यों जाएं। तो लाइक डिफरेंस अगर आपको मैं बताने के लिए कहूँ कि प्लेसमेंट जो कॉलेज से मिलती है, लाइक कंपनी में जाना और क्लिनिकल रिसर्च के अंदर जाना, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस रहेगा, लाइक पैसे वाइज भी और रेपुटेशन वाइज भी, और लाइक आराम कितना है किसमें?
श्योर। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये क्वेश्चन आपने पूछा। और जैसे मैंने अपनी पॉडकास्ट के बिगनिंग में मैंने आपको बोला था कि भी मैं बहुत एक्साइटेड था कि किसी ने इस फील्ड के बारे में सोचा, फार्मेसी फील्ड से होते हुए इस फील्ड के बारे में सोचा और सीरियसली इस बारे में सोचा टू क्रिएट अ वे फॉर फ्यूचर स्टूडेंट्स। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आपने ये क्वेश्चन पूछा। सो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि फार्मेसी के जो बच्चे हैं वो इस फील्ड में आना ज़रूर चाहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ देम इसमें आ नहीं पाते। वो नहीं आने की 2-3 वजह हैं। सबसे पहले एक तो उनको लैक ऑफ नॉलेज है, उनको इस फील्ड के बारे में जो बताया गया है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग। ये फील्ड वो नहीं है जो उनको बताया गया है, ये फील्ड बिल्कुल डिफरेंट, उससे ऑल टुगेदर इट्स अ डिफरेंट फील्ड। सेकेंडली, अगर उनको नॉलेज अवेयरनेस है तो उनकी तैयारी नहीं है। जैसे मैंने बोला कि वो इस फील्ड में आने के लिए कोई एफर्ट ही नहीं मारते कि भाई कोई अपने लिए कोई एक रास्ता क्रिएट नहीं करते, अपने लिए एक स्टोरी लाइन नहीं बनाते। तो क्योंकि उनकी तैयारी नहीं होती, फिर अल्टीमेटली थर्ड क्या होता है कि देन दे अनप्रिपेयर ढंग से दे स्टार्ट अप्लाइंग फॉर क्लिनिकल सर्च पोजीशंस। जब आती हैं तो देन दे स्टार्ट अप्लाइंग। फिर अगर उनसे इंटरव्यू में कोई पूछता है कि भाई आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते थे, तो उनके पास उसके पास कोई आंसर नहीं होते हैं। तो कंपेयर टू, देखो जो कन्वेंशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो तो आई एम श्योर आपने अपने पुराने वीडियोस में भी कवर किया होगा, बच्चों को भी फेयरली मालूम है, टीचर्स ने भी उनको फेयरली ओरिएंट किया हुआ है, वो ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल हैं। उसके ओवर एंड अबव दैट अगर आपको एक नया कैरियर रेवेन्यू मिलता है, मेरे ख्याल से उसमें कोई हार्म नहीं है। इट्स अ बेनिफिट, इट्स अ बून कि आपको एक एडिशनल जो आपके पास अवेलेबल है वो तो पहले भी रहेगा, बाद में भी रहेगा। इन एडिशन टू दैट अगर आपके पास एक नया कैरियर ऑप्शन और ऐड हो रहा है तो दैट इज़ मोर बेनिफिशियल फॉर देम। पर्सनली स्पीकिंग, अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँ, जब मैंने एमफॉर्म करके बाहर निकला था तो मुझे नहीं मालूम था इस फील्ड के बारे में। एक्सीडेंटली सम कंपनी केम हमारे कॉलेज में, डिप्सार के अंदर, उन्होंने पैम्फलेट लगाया, मैं गया, इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हुई, फिर पता लगा कि ये फील्ड क्या है और रियलाइज़ किया कि जो भी हमने पढ़ाई की है वो सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन क्लिनिकल रिसर्च के अंदर ही सारे सब्जेक्टों की एप्लीकेशन है। चाहे वो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोकाइनेटिक है, डायनामिक है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, या केमिस्ट्री है, या एनालिसिस वाला पार्ट है, एनीथिंग, जो जितने भी सब्जेक्ट हमने पढ़े हैं कि ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट का एप्लीकेशन इसके अंदर दिखता है। तो फर्स्ट इट्स वेरी फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग कंपेयर टू जो कन्वेंशनल जो करियर ऑप्शंस हैं उसके मुकाबले इसके अंदर सैलरी स्ट्रक्चर्स आर मच हायर। इन एडिशन टू दैट कि ये रिवॉर्डिंग है, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है, इसमें कैरियर ग्रोथ के प्रॉस्पेक्ट्स भी बहुत फास्ट हैं। सो मैंने लोगों को 6 से 8 साल 10 साल के अंदर फ्रॉम एंट्री लेवल पोजीशन टू डायरेक्टर लेवल पोजीशन तक पहुंचते हुए देखा है इस फील्ड के अंदर। एंड सैलरी टू दैट एक्सटेंट जो कभी कोई फार्मेसी का बच्चा या टीचर्स कभी सोच भी नहीं सकते कि उस लेवल की सैलरी फार्मेसी के बच्चे भी पा सकते हैं, वैसी सैलरी उनको विद इन इंडिया मिली है। और ये आई एम नॉट जस्ट सेलिंग, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट जस्ट talking about just 1 or 2 example, there are hundreds of example. इन एडिशन टू दैट देखो आपको फाइनेंशियली तो रिवॉर्डिंग है ही है, बट उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग जॉब भी है कि हर रोज़ हर प्रोजेक्ट आपके लिए एक नई चैलेंज है। आप नई डिजीज़ के बारे में पढ़ते हैं, नए थेरेप्यूटिक एरिया के बारे में नॉलेज गेन करते हैं, और जैसे जैसे साइंस एडवांस होती है उस फील्ड में आप करते हैं और पेशेंट्स को बेनिफिट मिलता है, तो आपको एक पर्सनल फुलफिलमेंट की फीलिंग भी आपको इसके अंदर अचीव होती है। तो आप जॉब तो कर ही रहे हैं, 9 to 5 9 to 6 की जॉब कर रहे हैं, अच्छा पैसा मिल रहा है, फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग है, उसके बाद कैरियर फुलफिलमेंट भी मिल रही है और कैरियर डेवलपमेंट भी मिल रही है। तो आई थिंक इट्स अ कंप्लीट होलसम पैकेज, जो कि मुझे लगता है कि बाकी और जितने कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें कहीं ना कहीं इनमें से कोई ना कोई एक एलिमेंट मिसिंग होता है। सो कॉलेजेस के अंदर जाती हैं क्या प्लेसमेंट्स के लिए कोई कंपनीज कि हमें CRA की ज़रूरत है, या हॉस्पिटल से कोई PI प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर की हमें CRC की ज़रूरत है? तो लाइक अगर मैंने ये सब कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, सर्टिफिकेशन कर लिया, इंटर्नशिप कर लिया, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर कैसे जॉब के लिए पता कर सकता हूँ? सो दोनों ही तरीके हैं। कुछ जगहों पे इट ऑल डिपेंड्स कि आपके कॉलेज की नेटवर्किंग इंडस्ट्री के साथ कैसी है। जैसे अगर मैं डिप्सार की बात करूँ तो हमारा डिप्सार का एक एल्यूमनाई ग्रुप बना हुआ है, एंड पिछले 2 साल से हमें तो जब भी मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं उस पर पोस्ट मारता हूँ। जैसे ही हम उसके ऊपर पोस्ट डालते हैं हमें 100 150 200 CV विद इन अ डे, 24 घंटे से पहले लास्ट हमने डाली थी तो मेरे को लग रहा है 3000 CVs मिले थे, बिकॉज वो डिप्सार एल्यूमनाई फोरम के लोग भी डिफरेंट कॉलेजेस में टीचिंग कर रहे हैं तो वो आगे अपने फर्दर स्टूडेंट तक पास ऑन कर देते हैं। फिर हम उनको इंटरव्यू करते हैं, एंड पिछले 2 साल से तो इट इज़ वेरी इजी फॉर अस कि हमें डिप्सार के थ्रू वी हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू हमारे बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है।
इन एडिशन टू दैट जो बच्चा इस फील्ड में सीरियस है करियर बनाने के लिए, वो जहाँ से भी कोर्स कर रहा है या जहाँ से भी वो ट्रेनिंग सेमिनार ले रहा है या जहाँ से भी इंटर्नशिप कर रहा है, वहाँ से रेगुलर टच रख के और लिंक्डइन के ऊपर जॉब ओपनिंग्स को ढूंढता रहे, प्लस जितने अलग जो जॉब पोर्टल्स हैं उनके बारे में भी देखते रहे। तो प्लेसमेंट के लिए जाते हैं, जैसे अभी मैं अपना एग्जांपल दूँ तो लास्ट वीक ही हमारे यहाँ से हमारी टीम SGT यूनिवर्सिटी ने कोई जॉब फेयर बनाया था, तो हमारी टीम के लोग उधर गए थे, तो एंड वी हैव सेलेक्टेड ऑलमोस्ट लाइक 2-3 कैंडिडेट्स एंड दे हैव जॉइंड अस विद इन अ वीक्स टाइम। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन टू कि कॉलेज भी आपके लिए क्या एफर्ट कर रहा है, उस पर भी वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। सो अकॉर्डिंग टू यू, वेयर डज यू सी द फ्यूचर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च? सो मैं तो इस फील्ड के अंदर देखो पिछले 20 साल मैंने ऐसा सुना है कि कोई भी एंटीबायोटिक लास्ट 10 साल से कोई भी नई एंटीबायोटिक नहीं आई है, तो आगे आने वाले फ्यूचर में क्लिनिकल रिसर्च कहाँ तक जा सकता है? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या हो सकती है बच्चों की? तो उसकी दोनों साइड हैं। तो अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक लास्ट 10 साल में नहीं है, बट पिछले 2 साल के अंदर ही कोविड आया। तो कोविड आया तो सडनली लोगों को पता लगा ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट या वैक्सीन डिस्कवरी डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और ऐसे ही बहुत सारी अननोन डिजीज़ एवरी डे आ रही हैं, बहुत सारे अनएड्रेस क्वेश्चन आज भी हमारे पास है। डेंगू है, चिकनगुनिया है, काला आज़ार है। अगर मैं इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम की बात करूँ, वो सीजनल है, सीज़न आएगा वो बीमारी आएगी, पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा बस्ती उसके अंदर अफेक्टेड हो जाती है, बहुत सारे लोगों की जान उसके अंदर चली जाती है। तो डेफिनेटली देयर इज़ अ फ्यूचर। दवाइयों के बिना हेल्थ केयर कैनॉट सर्वाइव, न्यू मेडिसिन के बिना हेल्थ केयर कैनॉट सर्वाइव। नई नई बीमारियाँ आएंगी, एग्जिस्टिंग बीमारियों में नए नए चैलेंजेस आएंगे, उसके लिए नई दवाइयों की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर ऑफ क्लिनिकल रिसर्च फॉर वेरियस रीजंस। नंबर 1, एक तो जिस तरह से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डिजिटलाइजेशन ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसने अपने आप में ही एक नया चैलेंज क्रिएट कर दिया है। प्लस बहुत सारी चीज़ें अब डिजिटली हैंडल हो रही हैं, तो उसको भी एस्टेब्लिश करने के लिए यू नीड टू डू सर्टेन स्टडीज़। इन एडिशन टू दैट रेगुलेटरी भी अब थोड़ा सा मोर रिलैक्स हो रहा है या मोर लिबरल हो रहा है, जहाँ पे वो एक ट्रेडिशनल तरीके से चलने की बजाय अडेप्टिव क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन की आजकल बात हो रही है कि भाई जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलते जाएँ उसके बेसिस पे आप अपना डिज़ाइन चेंज कर सकें, रादर देन कि आपने एक जो फिक्स अप्रूव करा लिया वो 5 साल तक वही आप काम करते रहे, तो यू कैन चेंज ऑन टू दोज। सिमिलरली रियल वर्ल्ड स्टडीज़ का बड़ा चलन चल रहा है एंड मोर और लेस आज के में पर्सनलाइज मेडिसिन की बात हो रही है कि भाई ऐसा नहीं है, इट्स नॉट अ डिजीज़ स्पेसिफिक नो लॉन्गर। अब इट्स सेम डिजीज़ के अंदर भी अगर एक बंदे को 100 लोगों को कैंसर है, सेम टाइप का कैंसर है, तो उनको 100 अलग अलग दवाइयाँ उनको लगेंगी। हर बंदे के लिए इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट की आजकल बात हो रही है। तो एट द एंड मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेश्चन रहेगा कि लाइक ये प्रोजेक्ट बेस होता है या फिर एक कंपनी के जाने के बाद हाँ वहाँ के एम्प्लॉय हम हो गए हैं, लाइक एक वैक्सीन की रिसर्च स्टार्ट हुई है, 1.5 साल 2 साल उसका चल रहा है, फिर एट द एंड जब वो स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो कोई और नई स्टडी अगर उसमें नहीं आती है तो वो कंपनी हमें कहीं और शिफ्ट कर देगी या फिर एम्प्लॉय को फ्री में पैसे देगी? वैसे फ्री में तो कोई देता नहीं है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर? जैसे मैंने बताया 2 लेवल ऑफ जॉब ओपनिंग्स होती हैं। एक जो क्लिनिकल रिसर्च CRC वाली जो पोजीशन होती है वो ऑफ कोर्स हॉस्पिटल बेस्ड पोजीशन होती है और प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन होती है। एक प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिलता है, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में कंटिन्यूशन हो जाता है। दूसरी जो CRA वाली पोजीशन है जो कि आपको ऑफिस बेस्ड पोजीशन है, जो कंपनीज़ में लगती है, वो ऑनगोइंग बेसिस पे होती है। तो अल्टीमेटली यू विल एंड अप डूइंग मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। एक प्रोजेक्ट खत्म होगा तो दूसरा शुरू हो जाएगा, दूसरा खत्म होगा तो तीसरा शुरू हो जाएगा, तो वो दैट्स यू कैन मेक अ ग्रोथ पाथ इनटू दैट। सो एट द एंड आप एक गुड मैसेज के साथ हमारे वर्डिक्ट करिए कि स्टूडेंट को एक गुड मैसेज दीजिए अपनी साइड से, जो भी आप देना चाहें। तो मैं तो फार्मेसी के स्टूडेंट्स को यही बोलना चाहता हूँ कि हमारे पास जब हम जॉब ओपनिंग्स निकालते हैं, CVs आते हैं, तो उसके अंदर शायद 20% CVs ही फार्मेसी के बच्चों के होते हैं। तो समटाइम्स हमें बड़ा अजीब लगता है कि भाई ये फील्ड प्योरली फार्मेसी के बच्चों के लिए ये फील्ड है, बनी उन्हीं के लिए हुई है, उनके लिए परफेक्ट फिट है फ्रॉम द एंगल ऑफ स्टडीज़ दैट दे डू। तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि भाई आप इसके बारे में थोड़ा और नॉलेज एंड अवेयरनेस बढ़ाएं, आर्टिकल्स पढ़ें, ऑनलाइन बहुत सारे मटेरियल है उसको पढ़ें, राइट इंडस्ट्री के लोगों से आप कनेक्ट हों इंस्टेड ऑफ, बिकॉज क्या होता है कि आप जैसे अपने टीचर्स से भी इंफॉर्मेशन सीख करते हैं, तो एट टाइम्स टीचर्स भी बहुत ज़्यादा इस फील्ड के बारे में ओरिएंटेड नहीं हैं। तो आपको कोई ना कोई एक इंडस्ट्री मेंटोर किसी को आप अप्रोच करें एंड टेक अ राइट एडवाइस, और अपना इसको क्राफ्टिंग ऑफ योर कैरियर जिसको बोलते हैं कि अपने आप उसको शेप अप करें कि भाई सबसे पहले तो नॉलेज एंड अवेयरनेस इसके बारे में लें, फिर उसमें स्किल डेवलप करें, फिर थोड़ी सी नेटवर्किंग करें, फिर थोड़ा सा सेमिनार्स वगैरह में जाएं,
इंटर्नशिप का प्रोग्राम करें एंड फाइनली गेट अ जॉब एंड देन कंटिन्यू इनटू दैट फील्ड। और आप आ जाएं तो आप अपने पास फिर मेक इट अ पॉइंट कि नेक्स्ट टाइम अगेन आप दूसरे फार्मेसी के बच्चों को मौका दें। जैसे कि हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस फार्मेसी के बच्चे रहते हैं, हमारी भी टोटल स्ट्रेंथ में, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैक्सिमम फार्मेसी के बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं या वो अनप्रिपेयर्ड होते हैं, स्टिल वी हायर दैम, वी ट्रेन दैम, वी शेप दैम एंड देन वी मेक दैम वर्क इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो ये बहुत रिवॉर्डिंग फील्ड है और इसको आप पॉजिटिव माइंडसेट से राइट स्टेप, राइट अप्रोच अपना के आप इसके अंदर यू कैन रियली एक्सेल इनटू दिस फील्ड एंड आपको बहुत अच्छा लगेगा। प्रोफेशनल लेवल पे भी, पर्सनल लेवल पे भी एंड स्पिरिचुअल लेवल पे भी, यू विल फील वेरी गुड व्हेन यू एंटर इनटू दिस फील्ड। So all the best to everyone who want to make a career in clinical research. Further किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप या तो अमर के थ्रू या यू कैन रीच आउट टू अस। हमारी वेबसाइट के एड्रेस भी आप इसके ही विल पुट इट इनटू द लिंक में डाल देंगे, तो आप हमारे को भी डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो गई है। और जिन्होंने एंड तक देखी एंड आई होप कि उनको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो, और उन्हें ना लगे मुझे, लेकिन नॉलेज तो मिली है इस वीडियो से। सो थैंक यू सो मच ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए। एंड स्टूडेंट, मैं आप सभी को टू बी ऑनेस्ट इस करियर के बारे में मुझे भी नहीं पता था। सो अगर आपको भी अपना करियर बनाना है इसके अंदर में, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो कि कैसे आगे बढ़ना है, या फिर आपने B.Pharm कर रखा है तो कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए, कौन से कोर्सेज आपको मैंडेटरी है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। और जहाँ तक होगा मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अगर मुझसे नहीं हुआ तो मैं सर के साथ दोबारा अगेन एक पॉडकास्ट कर लूँगा सिर्फ आपके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर। अगर आप सर से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, सी यू।